दोस्तों, पिता का कर्ज बेटी से मांगने आया। साहूकार भरी पंचायत में बेटी ने जो साहूकार को बात कही, सभी के होश उड़ गए। गांव का नाम सीतापुर था, जो राजस्थान के सूखे और धूल भरे इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी पथरीली थी और खेतीबाड़ी करना यहाँ के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस छोटे से गांव में लगभग 200 परिवार रहते थे और सभी एक दूसरे से परिचित थे। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित थी, लेकिन अधिकांश किसान गरीबी में जी रहे थे। साहूकार जैसे लोग इस स्थिति का लाभ उठाते थे। राधिका के पिता मोहनलाल भी उन गरीब किसानों में से एक थे। मोहनलाल एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। वह अपने छोटे से परिवार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा और एक बेटी राधिका थी। सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी, जो घर के कामों में लगी रहती थी। राधिका उनकी इकलौती संतान थी और उसकी उम्र करीब 18 साल की थी। गांव के बाकी लड़कियों की तरह राधिका भी गांव के स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद घर के कामों में हाथ बटाने ही लगी थी। मोहनलाल का सपना था कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करें, लेकिन गांव की तंगी और साहूकार के कर्ज ने उनके इस सपने को कठिन बना दिया था। मोहनलाल ने कुछ साल पहले साहूकार से एक मोटी रकम उधार ली थी, क्योंकि परिवार की जरूरतें बढ़ रही थीं और फसल लगातार खराब हो रही थी। वह जानता था कि यह कर्ज उसे जीवन भर बोझ की तरह ढोना पड़ेगा, लेकिन परिवार के लिए उसे यह कदम उठाना ही पड़ा। वक्त बीतता गया और मोहनलाल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। वह साहूकार के कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी थी। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। वह कई दिनों तक बीमार रहा, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर के अस्पताल में इलाज करवा सके। गांव के वैद्य ने उसे कुछ दवाइयां दी, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः मोहनलाल की बीमारी ने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया। मोहनलाल की मृत्यु के बाद राधिका और उसकी मां पूरी तरह से अकेली पड़ गईं। परिवार के ऊपर पहले ही साहूकार का कर्ज था और अब वह कर्ज और भी भारी लगने लगा था। सुमित्रा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अब हमें इस घर को संभालना होगा। राधिका, तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब सब कुछ हमारे कंधों पर है। राधिका ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी मां, आप चिंता मत करो। मोहनलाल के निधन के कुछ ही दिनों बाद साहूकार, जिसका नाम श्यामलाल था, पहली बार उनके घर आ धमका। श्यामलाल गांव का सबसे धनी आदमी था। उसकी चालाकी और लालच के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वह हमेशा गरीबों किसानों से कर्ज वसूलने के लिए किसी न किसी बहाने से आता रहता था। श्यामलाल दरवाजे पर दस्तक दी और सुमित्रा ने दरवाजा खोला। श्यामलाल ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, मोहनलाल का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। अब तुम्हें वह कर्ज चुकाना होगा। सुमित्रा के चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने साहूकार से हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। श्यामलाल जी, मोहनलाल के मर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है। श्यामलाल की आंखों में लालच भरा था। उसने कहा, तुम्हारे पास जमीन है, घर है। अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो मुझे वह सब लेना पड़ेगा। राधिका, जो अंदर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, बाहर आई और साहस के साथ बोली, हम कर्ज जरूर चुकाएंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। श्यामलाल हंसते हुए बोला, वक्त? मैंने तुम्हारे पिता को भी बहुत वक्त दिया था, लेकिन अब और नहीं। अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी जमीन और घर अपने नाम कर लूंगा। यह कहकर श्यामलाल वहां से चला गया, लेकिन उसने राधिका और उसकी मां के दिलों में डर और चिंता का बीज बो दिया। राधिका ने श्यामलाल की धमकियों से परेशान होकर गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। गांव के मुखिया रामनाथ, जो एक सम्मानित और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, रामनाथ ने राधिका की बात सुनी और पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत का आयोजन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किया गया, जहां हर विवाद का समाधान निकाला जाता था। उस दिन पूरा गांव पंचायत के इस विशेष आयोजन में इकट्ठा हुआ। राधिका और उसकी मां सुमित्रा भी वहां पहुंची और उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहे थे। श्यामलाल भी वहां पहुंचा। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसे पूरा यकीन था कि पंचायत भी उसकी ही बात मानेगी, क्योंकि उसका गांव में काफी प्रभाव था।
मुखिया रामनाथ ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम यहाँ एक गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मोहनलाल, जो इस दुनिया से चले गए, पर साहूकार श्यामलाल का कर्ज बाकी है। अब सवाल यह है कि इस कर्ज को कैसे चुकाया जाए और क्या इसका कोई उचित समाधान निकल सकता है। श्यामलाल ने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने मोहनलाल को काफी वक्त दिया, मैंने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन अब समय आ गया है कि उसका परिवार यह कर्ज चुकाए। अगर यह कर्ज नहीं चुकाया जाता तो मुझे मजबूर उनकी जमीन और घर लेना पड़ेगा। पंचायत में बैठे सभी लोग यह बात सुनकर चिंतित हो गए। गांव के लोग जानते थे कि श्यामलाल कितना निर्दय और लालची व्यक्ति है। राधिका और उसकी मां को अपनी जमीन और घर खोने का डर सताने लगा, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप सुन रही थी और उसके मन में कुछ चल रहा था। पंचायत में श्यामलाल की बातें सुनने के बाद राधिका ने अपनी जगह से खड़ी होकर बोल शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और साहस झलक रहा था। उसने पंचायत के सामने कहा, मैं मानती हूं कि मेरे पिता ने श्यामलाल जी से कर्ज लिया था, लेकिन इस कर्ज की शर्तें क्या थीं और कितनी राशि चुकाई गई थी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। श्यामलाल थोड़ा असहज हो गया। वह सोच रहा था कि राधिका जैसी युवा लड़की उसके सामने इस तरह सवाल उठाएगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। राधिका ने आगे कहा, श्यामलाल जी, क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है कि मेरे पिता ने कितना कर्ज लिया था और कब चुकाना था? मेरे पिता ने मेहनत की फसलें बेची, लेकिन फिर भी कर्ज का बोझ बढ़ता गया। हमें यह जानना होगा कि कर्ज की सही राशि क्या थी और आपने कितनी ब्याज दर से कर्ज दिया था। पंचायत में सभी लोग चुप हो गए। यह सवाल वाजिब था। श्यामलाल के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। वह सिर्फ मौखिक रूप से कर्ज की राशि बढ़ाता रहा था और का कोई हिसाब किताब पंचायत के सामने पेश नहीं कर पाया। श्यामलाल ने गुस्से में कहा, तुम एक लड़की हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जो मैंने कहा वह सही है। तुम्हारे पिता ने मुझसे बड़ी रकम ली थी। राधिका ने शांति से जवाब दिया, मैं एक लड़की जरूर हूं, लेकिन मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने पिता के मेहनत और परिवार की संपत्ति की रक्षा करूं। आपसे मैं बस यही मांग रही हूं कि आप पंचायत के सामने सबूत पेश करें। अगर मेरे पिता ने कर्ज लिया था तो वह कितना था और कितना चुका दिया गया। राधिका के साहस और उसके तर्कों से पंचायत के बुजुर्ग प्रभावित हुए। मुखिया रामनाथ ने भी श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, राधिका का सवाल वाजिब है। अगर तुम वाकई इस कर्ज की वसूली करना चाहते हो तो हमें ठोस प्रमाण चाहिए। हम यहां सिर्फ तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। श्यामलाल के पास ठोस सबूत नहीं था। उसने गांव में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को हमेशा डराया था, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। राधिका की सच्चाई और साहस के सामने श्यामलाल की चालबाजी बेनकाब हो गई। पंचायत में निर्णय लिया कि जब तक श्यामलाल कर्ज का कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता, तब तक वह राधिका और उसकी मां से कर्ज की मांग नहीं कर सकता। इसके अलावा पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि श्यामलाल को गांव के दूसरे गरीब किसानों से भी कर्ज के नाम पर किए गए अत्याचारों का हिसाब देना होगा। श्यामलाल, जो अब तक खुद को अजय समझता था, पंचायत के फैसले से बुरी तरह हिल गया। उसे समझ आ गया कि गांव की एक साधारण लड़की ने उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी है। पंचायत के फैसला के बाद राधिका और उसकी मां ने राहत की सांस ली। राधिका के साहस ने न केवल उनके परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को साहूकार के आतंक से मुक्त कर दिया। गांव के लोग अपराधिक को सम्मान की नजर से देखने लगे। उन्होंने उसकी बहादुरी और हिम्मत की सराहना की और राधिका गांव की नायिका बन गई। श्यामलाल की हार के बाद गांव में उसका दबदबा खत्म हो गया। लोग अब उसकी चालों से वाकिफ हो चुके थे और उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। उसकी दादागिरी का अंत हो चुका था। राधिका ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए खुद को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया और गांव में उसका नाम इज्जत और आदर से लिया जाने लगा। इस तरह राधिका की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक आधार लड़की भी अपने साहस और दृढ़ संकल्प से बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।